मैं बेसब्री से अपने पति का इंतजार कर रही थी। रात के तकरीबन 12 बज चुके थे और बैठे बैठे मेरी कमर अकड़ गई थी। लेकिन मेरे दिल में एक अजीब सी घबराहट और खुशी अंगड़ाई ले रही थी। आज मेरी शादी के पहले लम्हे की शुरुआत थी और मैं जानती थी कि इसकी शुरुआत बहुत ही यादगार होगी, क्योंकि मेरी लव मैरिज थी। मुझे पूरा यकीन था कि जिस तरह समीर के साथ मेरी मोहब्बत बहुत खूबसूरती के साथ पनपी थी, वैसी ही मेरी नई जिंदगी का हर दिन खुशियों से भरा होगा। बचपन से शादी का सपना देखने वाली हर लड़की की तरह मैं अपने पति के इंतजार में मरी जा रही थी। दिल चाहता था कि जल्द से जल्द वो मेरे पास आ जाए और आज की रात हमारे लिए खास बन जाए। आने वाले की हर आहट पर मेरे कान टिके थे कि तभी दरवाजा जोरदार आवाज के साथ खुला तो मैं एकदम से उछल गई। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा और सांसें तेज तेज चलने लगी। मुझे लगा कि वो कमरे में आ गया है, तो मैं शर्म और हया से अपनी पलकें झपकाने लगी और नजरें झुका ली। मैं खुद को संभालती अपनी धड़कनों को काबू में लाने की कोशिश कर रही थी। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन जैसे ही कदमों की आवाज कमरे के अंदर आकर रुकी तो मैंने अंदाजा लगा लिया कि आने वाला मेरा पति नहीं था, ये मेरी सास की आवाज थी। मैंने घबरा कर नजरें ऊपर उठाई तो उन्हें अपने बेड के पास खड़ा पाया। उनकी आंखों में एक अजीब सा भाव था जिसे मैं समझ नहीं पाई। कैसी हो? उन्होंने पूछा। मैंने नरमी से जवाब दिया, जी ठीक हूँ। लेकिन मुझे अपने दिल पर एक अजीब सा बोझ महसूस होने लगा। वो बिना किसी हिचकिचाहट के मेरे दहेज का जायजा लेने लगी। तुम्हारी माँ ने सिर्फ एक कमरे का दहेज दिया है, वो भी पूरा नहीं। कम से कम इतना तो होना चाहिए ताकि कमरा खाली खाली ना लगे। उनके इस लहजे ने मेरे दिल को चीर कर रख दिया। मैंने नजरें नीचे कर ली। मुझे क्या पता था कि मेरी शादी की पहली रात ऐसी होगी कि दहेज की कमी का ताना मुझे सुनने को मिलेगा। बर्तन तो देखो, सिर्फ 4 बर्तन हैं। कितनी खाली खाली अलमारी लग रही है, वो मुंह बनाकर बोली। फिर उन्होंने बर्तनों की अलमारी खोली और टी सेल्फ में से चाय की प्याली उठाकर उसका निरीक्षण करते हुए कहा, देखो तो इसका मटेरियल कितना हल्का है। बस सस्ते सस्ते से बर्तन देकर अपनी जान छुड़ा ली है। तभी ननद आकर बोली, हाँ और क्या, इन्हें तो पता था कि कौन पूछने वाला है। और देख लो, ये तो हमारा ही बड़ा दिल है कि हम कुछ बोल भी नहीं रहे। मैं चुपचाप उनकी बातें सुन रही थी। दिल में एक अजीब सी बेबसी थी। ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी खरीदार के सामने खड़ी हूँ जो मेरी माँ के प्यार की कीमत लगा रहा है। हालांकि मैं किसी दूसरे परिवार में ब्याह कर नहीं आई थी। मेरी शादी तो अपनों में ही हुई थी। ये मेरी बुआ का घर था, लेकिन आज वो सिर्फ मेरी सास के रूप में नजर आ रही थी। और दूल्हे के घर वालों के लिए जो कपड़े तुम्हारी माँ ने देने थे, वो कहाँ हैं? ये सुनकर मैं और भी ज्यादा परेशान हो गई। मुझे नहीं पता था बुआ, मम्मी ने ही रखे होंगे, शायद किसी बक्से में पड़े हों। चलो सुबह देख लूंगी। वो भी बर्तनों की तरह, बस सस्ते दाम के ही होंगे। कौन सी खुशी की बात है जो अभी मैं निकाल कर देखूं। उनकी बात पर मैं दुख से सोचने लगी कि मेरी माँ ने अपनी हैसियत के मुताबिक हर चीज दी थी और सब जानते थे कि हम किसी अमीर परिवार से रिश्ता नहीं रखते। मेरी बुआ को तो हमारी गरीबी के बारे में बहुत अच्छी तरह से एहसास था। वो जानती थी कि मैं बचपन से ही अपने पिता के बिना पली बड़ी हूँ और मेरी माँ ने अपनी जिंदगी बहुत इज्जत से गुजारी है और बड़ी मुश्किल से मुझे पाला था। वो प्राइवेट स्कूल टीचर थी और उनकी सैलरी बहुत ही मामूली सी थी, लेकिन उन्होंने मेरी पढ़ाई और परवरिश में कभी कोई कमी नहीं छोड़ी। हालांकि सारी जिंदगी सिंगल मदर होने की वजह से उन्होंने बहुत सारी मुश्किलों का सामना किया। बुआ मेरी मम्मी की कुर्बानियों से अच्छी तरह वाकिफ थी और हमेशा पहले मम्मी की तारीफें करती रहती थी, लेकिन आज वो एक सास के रूप में बिल्कुल बदल चुकी थी। उनकी बातों ने मुझे अंदर से तोड़कर रख दिया था। मेरी आंखों में आंसू भर आए थे, लेकिन मैं खामोश रही। अब तक ऐसे क्यों बैठी हो? कपड़े चेंज कर लो और सो जाओ। समीर तो सुबह तक ही आएगा, क्योंकि वो अपने दोस्तों के साथ बैठा होगा। उनके ये शब्द मेरे लिए और ज्यादा हैरान परेशान करने वाले थे। शादी की पहली रात थी और वो कितनी बेफिक्री से ये बात कह रही थी कि मेरा पति मेरे पास नहीं आएगा। उनके बात करने के अंदाज में ना तो कोई फिक्र थी और ना ही कोई एहसास। मेरा दिल एक भारी बोझ के तले किसी जख्मी परिंदे की तरह फड़फड़ाने लगा। क्या ये वाकई मेरी शादी की पहली रात है? क्या ऐसा भी होता है? कहीं दिल में ढेर सारे सवाल उठने लगे थे, लेकिन मैंने कुछ भी नहीं कहा
वो फिर से बोली, अच्छा, ये गोल्डन पर्स मुझे दो जरा। मैंने कांपते हाथों से अपना पर्स उन्हें पकड़ा दिया। उन्होंने पर्स को तुरंत खोला और उसमें अंदर झांका। पर्स में मेरी मुंह दिखाई के पैसे पड़े हुए थे। फिर उन्होंने पर्स मेरी गोद में वापस फेंक दिया। मैं हैरान रह गई। उनके व्यवहार में ना तो कोई नरमी थी और ना ही कोई शराफत। और वो फिर कमरे से चली गई। उनके जाते ही मेरी रुकी हुई सांसें थोड़ी ठीक हुईं। मैं कुछ देर के लिए हैरान परेशान बैठी रही। उनके अचानक आ जाने से दिल और दिमाग जैसे थम सा गया था। मैं बार बार दरवाजे की तरफ देखती कि कहीं वो फिर से वापस ना आ जाए। जब काफी देर खालीपन में गुजरी तो मैं बहुत ही धीरे से अपना पर्स खोला तो मेरी सांस जैसे रुक सी गई थी, क्योंकि पर्स बिल्कुल खाली था। मेरी सास ने मुंह दिखाई के सारे पैसे मेरे पर्स में से निकाल लिए थे। मेरे दिल में एक अजीब सा दर्द उठा। मैंने अपना सर पकड़ लिया और खाली पर्स को देखने लगी। ये कैसी शादी है और कैसी पहली रात है? क्या ये वही जिंदगी है जिसका मैंने कभी सपना देखा था? मैं सोचती रही कि ऐसा कैसे हो सकता है। एक तरफ तो ये मेरी अपनी बुआ का घर था, जिसे मैं हमेशा अपना परिवार समझती थी, लेकिन दूसरी तरफ मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी बिल्कुल अजनबी जगह पर हूँ। दिल में ढेर सारे सवाल उठ रहे थे, लेकिन उनका कोई भी जवाब मेरे पास नहीं था। क्या हर लड़की की जिंदगी की शुरुआत ऐसी ही होती है? क्या ये शादी की वो खुशियों भरी रात होती है जिसका जिक्र अब तक मैं कहानियों में सुनती आई थी, या फिर मैंने ही कुछ गलती कर दी थी? पहली रात को ही इस कदर बेइज्जती का सामना करना पड़ेगा, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। वो लम्हे मेरे लिए जैसे ठहर से गए थे। मेरे सपनों का महल एक झटके में ही जमीन पर टूट कर बिखर गया था। मेरी आंखों में आंसू थे, दिल में एक भारीपन और मन में हजारों सवाल। लेकिन मैंने अपने आंसू पीने की कोशिश की। ये रात, ये लम्हे, ये दर्द शायद अब मेरी जिंदगी का हमेशा के लिए हिस्सा बनने वाले थे। लेकिन मैं अपनी माँ जैसा जिगर कहाँ से लाऊंगी? मैं ये नाइंसाफी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगी। ये सब मैं सोच ही रही थी कि तभी अचानक मुझे विदाई के वक्त अपनी मम्मी की नसीहत याद आ गई। उन्होंने जाते वक्त मेरे कान में धीरे से कहा था, चाहे कुछ भी हो जाए पल्लवी, एक तो तुम्हें कभी भी अब अपना घर छोड़कर नहीं आना है, और दूसरा, हालात चाहे जैसे भी हो, कभी भी तलाक के बारे में या अपने पति से अलग होने के बारे में नहीं सोचना। जब मैंने मम्मी की ये बात सुनी थी तो एकदम नजर उठाकर उनके चेहरे की तरफ देखा था। न जाने क्यों मुझे ऐसा लगा कि माँ को शायद मेरी आने वाली जिंदगी को लेकर शक हो रहा है, या कहीं ऐसा तो नहीं कि अब वो इस शादी को करने पर पछता रही हैं। हालांकि इससे पहले मैंने माँ के चेहरे पर ऐसे भाव कभी नहीं देखे थे। क्योंकि विदाई का वक्त था तो मैं उनसे ज्यादा बात नहीं कर सकी, लेकिन मेरा इरादा था कि शादी के बाद मुझे जब भी मौका मिलेगा तो मैं उनसे ये जरूर पूछूंगी कि क्या उन्हें किसी तरह का कोई पछतावा हो रहा है। कमरे में आने और बुआ के जाने के बाद मैंने दिल में एक फैसला ले लिया कि मेरी माँ ने अपनी सारी जिंदगी मेरी खातिर कुर्बान कर दी। हालांकि अगर वो चाहती तो तलाक के तुरंत बाद दूसरी शादी कर सकती थी, लेकिन उन्होंने मेरी खातिर अपनी पूरी जिंदगी अकेलेपन के साथ गुजार दी। उन्होंने मुझसे कभी कुछ नहीं मांगा, बस सिर्फ इतना कहा था कि ये मेरी इच्छा है कि तुम अपना घर बसा लो। तो उनकी बातें जब मुझे याद आईं तो मैंने सोच लिया कि मैं अपनी बुआ के व्यवहार से परेशान नहीं होंगी, बल्कि हर मुमकिन कोशिश करूंगी कि अपनी जिंदगी मम्मी को दिए हुए वादों के मुताबिक गुजारूं, और एक दिन मैं इस घर में अपनी जगह बना लूंगी। मैंने धीरे से पर्स बंद किया और दिल ही दिल में खुद को मजबूत करने की कोशिश की। मेरी शादी की पहली रात की शुरुआत भले ही बेकार रही, लेकिन अब भला इसमें हो भी क्या सकता था। रात तेजी से गुजरती जा रही थी और मैं अकेली अपने कमरे में बैठी थी। मुझे बहुत तेज भूख लग रही थी, लेकिन मेरी बुआ या घर में किसी को भी इस बात की जरा सी भी फिक्र नहीं हुई कि मेरे लिए खाना भेज देते। मुझे रह रहकर समीर पर भी बहुत गुस्सा आने लगा था। काश वो यहाँ होता तो मेरे लिए कुछ खाना ही अरेंज करवा देता। अब मैं करूं तो क्या करूं? शादी के सारे फंक्शंस के बीच मैं अपने मायके में भी ठीक से खाना नहीं खा सकी थी। माँ से अलग होने के एहसास ने ही मेरा सारा सुख चैन छीन लिया था, और मेरी भूख भी खत्म हो गई थी। अब जब थोड़ा थोड़ा स्ट्रेस खत्म हुआ तो मुझे ठीक ठाक भूख का एहसास हुआ, लेकिन अब मैं भला कहूँ किससे? शादी का ये भारी भरकम लहंगा अब मुझे बहुत परेशान कर रहा था, तो मैंने सोचा कि मैं इसे चेंज कर लेती हूँ।
अब तक तो मैं रस्मों के लिहाज से बैठी थी, लेकिन फिर मैं उठी और अपना लहंगा बदलकर साधारण से कपड़े पहन लिए और बिस्तर पर आकर लेट गई। मुझे रोशनी में सोने की आदत नहीं थी, लेकिन एक तो ये जगह नई थी और दूसरा मैं यहाँ अकेली थी। इसलिए मैंने लाइट ऑन करके सोने की कोशिश की, मगर इतनी थकावट के बावजूद भी मुझे नींद नहीं आ रही थी। तभी अचानक दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। दस्तक का ये अंदाज मैं आधी नींद में होने के बावजूद भी पहचान गई थी और तुरंत हड़बड़ाकर उठ बैठी। देखा तो दरवाज़ा खोलकर समीर अंदर दाखिल हो रहा था। मुझ पर नज़र पड़ते ही वो धीरे से मुस्कुराया, लेकिन फिर उसने तुरंत ही अपनी नज़रें झुका ली। कैसी हो? वो मेरे पास आकर गिरने वाले अंदाज में लेट गया और बड़े ही रोमांटिक लहजे में मुझसे पूछा। उसके इस मोहब्बत भरे लहजे को सुनकर मैंने बड़ी ही मुश्किल से अपने आंसुओं को छुपाते हुए जवाब दिया, ठीक हूँ। लेकिन वो मेरे जवाब से एकदम चौंक गया और मेरी तरफ देखने लगा, जैसे उसे मेरे व्यवहार में कुछ अलग महसूस हुआ हो। सब ठीक तो है? मैंने उसकी तरफ नाराजगी से नजर डाली और कहा, घड़ी पर नजर डालो, ये वक्त है यहाँ आने का। तो वो एकदम हंसते हुए बोला, अरे बस इतनी सी बात, अब मैं तुम्हें क्या बताऊं। ना जाने क्या हो गया था मेरे दोस्तों को, तुम्हें तो उनका पता ही है। वो लोग मेरी जान छोड़ ही नहीं रहे थे। बड़ी मुश्किल से मैं अपनी जान छुड़ाकर यहाँ आया हूँ, लेकिन तुम इतनी संजीदा क्यों हो? तो मैंने जबरदस्ती हल्की सी मुस्कान होठों पर सजा ली, लेकिन अंदर से मेरा दिल बहुत बोझिल था। बुआ की बातों का बोझ अब भी मेरे दिल पर तना हुआ था। उनके शब्दों का तीखापन अब भी मेरे मन में गूंज रहा था। लेकिन उस वक्त अपनी शादी की पहली रात, समीर का साथ होना, मैं सब कुछ जो भी बुरा था भुला देना चाहती थी। इसीलिए जब समीर ने मेरी तरफ प्यार से हाथ बढ़ाया तो मैंने एक पल की भी देर किए बिना उसका हाथ पकड़ लिया। उसकी मुस्कुराहट और गहरी हो गई। उसने कहा, तुम्हें पता है मेरी माँ ने कितने प्यार से सारी शादी की तैयारियां की थी। वो चाहती थी कि सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट हो। हालांकि तुम तो जानती हो कि वो हमारी शादी के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन सिर्फ मेरी खुशी के लिए वो मान गई और शादी के हर एक फंक्शन में उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। इसीलिए मैं तुमसे बस एक ही बात की मांग जरूर करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मेरी माँ की किसी भी बात का तुम बुरा मत मानना। वो दिल की बुरी नहीं है, बस जुबान की थोड़ी कड़वी हैं। इसीलिए अगर उनकी तरफ से कोई बात हो भी जाए तो उसे इग्नोर कर दिया करना। तुम्हें पता है कि मैं उनका इकलौता बेटा हूँ। उनके कितने अपने अरमान भी होंगे। न जाने क्यों समीर की बात सुनकर मेरे दिल के अंदर एक चुभन सी पैदा हुई। वो लगातार अपनी माँ और उनसे जुड़े हुए अरमानों की बातें तो कर रहा था, लेकिन मैं क्या महसूस कर रही हूँ इस बारे में वो बात ही नहीं करना चाह रहा था। ये सच था कि जब समीर ने बुआ से कहा कि वो मेरा रिश्ता लेकर हमारे घर जाएं, तो उन्होंने साफ मना कर दिया था। वो चाहती थी कि समीर का रिश्ता कहीं बाहर अलग हटकर किसी बहुत ही अच्छे खाते पीते पैसे वाले घराने की लड़की से हो। बुआ समीर के लिए वही लड़की लाना चाहती थी, लेकिन समीर ने उन्हें साफ साफ बता दिया था कि इस घर में अगर कोई भी लड़की बहू बनकर आएगी तो वो सिर्फ और सिर्फ पल्लवी होगी। मेरी बुआ इस बात से बहुत ज्यादा नाराज हो गई थी और बहुत आग बबूला भी हुई थी। उन्होंने समीर को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन समीर उस वक्त टस से मस नहीं हुआ। फिर भी बुआ समीर को मनाने की कोशिश करती रही। रिश्ते कराने वाली एक औरत ने बुआ को जब एक रिश्ता दिखाया था तो उसमें लड़की बाहर किसी दूसरे देश में रहती थी और लड़की के माँ बाप ऐसा लड़का चाहते थे जो लड़की से शादी करके उसके साथ ही विदेश में सेटल हो जाए। वे लोग बहुत पैसे वाले थे, इसलिए मेरी बुआ को ये रिश्ता बहुत ज्यादा पसंद आया था और वो यही चाहती थी कि समीर देश से बाहर चला जाए ताकि उनके घर के हालात काफी अच्छे हो जाएं। वैसे भी मोहल्ले में जितने भी लड़के विदेश गए थे उनके घर के हालात कुछ ही महीनों में बदल गए थे। इसीलिए बुआ ने तुरंत ही इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी थी। लेकिन मुसीबत तब हुई जब समीर ने इस बात से बिल्कुल इनकार कर दिया। उसने साफ साफ कह दिया था कि अगर उसकी शादी जबरदस्ती की गई तो वो ये घर छोड़कर हमेशा के लिए चला जाएगा। समीर की धमकी पर बुआ की तो जान ही निकल गई थी। वो हमारे घर आई और उन्होंने माँ से कहा कि तुम समीर को बुलवाकर साफ साफ कहो कि पल्लवी का रिश्ता मैं तुम्हारे साथ नहीं करूंगी। ये सुनकर माँ भी हक्का बक्का बुआ की तरफ देखने लगी। उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा था
कि ये सब क्या हो रहा है। तब बुआ ने बताया कि समीर पल्लवी को दिलो जान से चाहता है और अब काफी दिनों से मेरे पीछे पड़ा हुआ है कि मैं जाकर पल्लवी का रिश्ता मांगूं, जबकि मैं उसका रिश्ता एक बहुत बड़े अमीर परिवार में करना चाहती हूँ। लड़की वाले लड़के को विदेश बुला रहे हैं, और क्या चाहिए। बुआ की बात सुनकर मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैं ये तो जानती थी कि समीर बेवफा नहीं है, वो मर तो सकता है लेकिन बुआ की बताई हुई जगह पर किसी भी हालत में शादी नहीं करेगा, लेकिन फिर भी दिल घबरा रहा था। माँ ने इत्मीनान से बुआ की सारी बात सुनी और कहा, तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, तुम समीर को रात को मेरे पास भेज देना, मैं उसे खुद समझा दूंगी। तो बुआ बोली, अरे वो समझाने से नहीं समझेगा, बस तुम एक काम करो, अगर तुम मेरी अच्छी भाभी हो तो मैं समीर को भेजूंगी और तुम बस उसे साफ साफ दो टूक अंदाज में कहना कि मैं तुम्हारी शादी किसी भी हालत में पल्लवी से नहीं होने दूंगी, बल्कि एक झूठा बहाना भी कर देना कि तुमने पल्लवी का रिश्ता किसी दूसरी जगह तय कर दिया है। बुआ की ये बात सुनकर माँ ने अफसोस से भरी एक गहरी सांस ली और फिर उनकी तसल्ली की खातिर कह दिया, ठीक है, मैं समीर से ऐसा ही कहूंगी, तुम फिक्र मत करो। बुआ के जाने के बाद मम्मी रोने लगी तो मैं उनके पास चली गई। मैं ये देखकर हैरान थी कि मम्मी आखिर रो क्यों रही हैं। तो उन्होंने मेरी तरफ देखकर कहा, मैं तो अब तक बेफिक्र थी कि तुम्हारा रिश्ता परिवार में ही हो जाएगा, समीर की शक्ल में मुझे एक अच्छा दामाद मिल जाएगा, लेकिन मेरा नसीब तो जैसे मुझे दुख देने पर तुला हुआ है। शुरू से ही समीर को देखकर मेरे दिल में ये अरमान करवट बदलता रहता था कि तुम्हें मैं अपने जान पहचान के लड़के से ही ब्याह दूंगी, तुम्हें कहीं बाहर नहीं जाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ तो मामला ही कुछ और है। तुम्हारी बुआ को तो अब कुछ भी नजर नहीं आ रहा कि किस तरह से उनकी भतीजी ने अब तक अपनी जिंदगी गुजारी है। बिना बाप की पली हुई बच्ची का एहसास तक नहीं किया उन्होंने। अगर वो समीर का रिश्ता लेकर मेरे घर आती तो मुझे बहुत खुशी होती, क्योंकि उन्हें मेरे हालात कोई छुपे हुए तो नहीं थे। आखिर वो तुम्हारे पिता की बहन हैं, और अगर आपस के रिश्ते ही एक दूसरे का एहसास नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा। लेकिन सच कहाँ है कि किसी ने, आजकल तो अपनों का रंग भी सफेद हो गया है, और फिर जब तुम्हारे बाप ने ही हमसे अपना रिश्ता नहीं रखा और अपनी जिम्मेदारी नहीं समझी, तो भला उसकी बहन जिम्मेदारी क्यों समझेगी। मैं माँ के कंधे पर सर रखकर रोने लगी, क्योंकि मैं भी समीर को दिल ही दिल में पसंद करती थी और उसके बिना जीने के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। मम्मी ने बुआ को निश्चिंत करके घर तो भेज दिया था, लेकिन इसके बाद मेरा जीना बहुत मुश्किल हो गया था। मुझे ऐसा लगता था कि मेरी सांसें ही बंद हो जाएंगी। मम्मी मेरे चेहरे की बदली हुई रंगत और मेरे दिल में बैठे हुए दुख को बहुत अच्छे से जानती थी, इसीलिए वो मेरे लिए बहुत फिक्रमंद थी। वो बार बार चुपके चुपके मेरी तरफ देखती और आंखें भर लाया करती थी। शाम को जब समीर आया तो मम्मी ने उसे समझाने की कोशिश की कि वो अपनी माँ की बात मानकर वहीं पर शादी कर ले जहाँ पर वो चाहती हैं। तो समीर ने बड़ी ही हैरानी से मम्मी की तरफ देखा और कहा, आप मुझे सच बताइए, क्या मेरी मम्मी यहाँ आई थी? क्या उन्होंने आपसे आकर कोई बात कही है? इस पर मम्मी एकदम से घबरा गई और बातों को पलटते हुए बोली, तुम्हारी माँ को तो यहाँ पर आए हुए बहुत समय हो गया है, वह हमारे घर पर नहीं आई हैं और ना ही मेरी उनसे इस मुद्दे पर कभी कोई बात हुई है। लेकिन मुझे पता चला है कि तुम उनके बताए हुए रिश्ते से इनकार कर रहे हो और इसीलिए वो हद से ज्यादा परेशान हैं। तो मैं तुम्हें ये बात अब साफ साफ बताना चाहती हूँ कि मैं पल्लवी का रिश्ता बाहर करूंगी। इस बात पर वो हैरत और परेशानी की मिलीजुली हालत के साथ माँ को देखने लगा और फिर एकदम से बोला, मैं आपके बारे में तो कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मुझे बस ये जानना है कि क्या ये फैसला पल्लवी का भी है। तो मम्मी उसकी बात पर और ज्यादा परेशान हो गई और बोली, पल्लवी में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो मेरे किसी भी फैसले के खिलाफ बोले। मैं जहाँ कहूंगी वो वहीं पर चुपचाप शादी करेगी। इस पर समीर बहुत ज्यादा नाराज हो गया और गुस्से से बोला, आप लोगों को ना जाने क्या हो गया है, हम बच्चे एक साथ जिंदगी गुजारना चाहते हैं। हमारे बड़ों को हमारे इस फैसले को खुशी खुशी अपनाना चाहिए था, लेकिन बहुत ही अफसोस की बात है कि हमारे बड़े ही हमारे रास्ते की रुकावट बन रहे हैं। ये सुनकर अचानक मम्मी के मुंह से फिसल गया, मैं तो बिल्कुल भी रुकावट नहीं बन रही। तो इस बात पर समीर एकदम से चौंक कर मम्मी की तरफ देखने लगा और बोला, मैं जानता हूँ मामी कि मैं आपको बुरा नहीं लगता, लेकिन आप माँ की बातों में क्यों आ रही हैं?
तो उसकी बात पर मम्मी खामोश हो गई। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या कहें, लेकिन ये बात वो अच्छे से जान गई थीं कि अगर उन्होंने जरा सी भी नरमी दिखाई तो समीर उनकी बात हरगिज नहीं मानेगा। इसीलिए उन्होंने समीर से फिर साफ शब्दों में कह दिया, तुम ना जाने कैसी बातें कर रहे हो, लेकिन मैंने तो ये फैसला हमेशा से ही कर रखा था कि पल्लवी की शादी किसी बाहर नई रिश्तेदारी में करूंगी। तो वो एकदम से मम्मी की बात पर झुंझलाकर बोला, ठीक है, आप जरूर पल्लवी की शादी जहां चाहें वहां करें, लेकिन पहले पल्लवी से तो पूछ लीजिए। तो मम्मी ने समीर से कहा, वो मेरी बेटी है और ये मेरे और उसके आपसी रिश्ते की बात है। तुम कौन होते हो मुझे इस पर राय देने वाले? समीर एकदम से उठकर खड़ा हो गया और बोला, आप मुझे अभी इजाजत दें, मैं पल्लवी से खुद बात करना चाहता हूँ। अगर वो भी यही चाहती है तो मैं अपनी माँ की बात मान लूंगा। मैं उस वक्त कमरे के बाहर ही खड़ी थी और मम्मी और समीर की सारी बातें सुन चुकी थी। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था क्योंकि मैं जानती थी कि समीर मुझसे बात करेगा तो मैं शायद अपने आंसुओं पर काबू नहीं रख सकूंगी। मैं ये तो जानती थी कि वो मुझसे प्यार करता है, लेकिन मैंने कभी भी अपने प्यार का इजहार समीर से नहीं किया था। शायद वो इसी उलझन में था कि ना जाने मेरा फैसला क्या होगा। मम्मी से इजाजत मिलने के बाद वो मेरे पास आया। इससे पहले कि वो मुझसे कोई बात करता, मैंने माँ की बात की लाज रखते हुए तुरंत कहा, माँ ने जो भी कहा है वही बिल्कुल ठीक है। तो वो एकदम से बोला, तुम ये क्या कह रही हो? मेरे लिए तुम्हारी बात की अहमियत ज्यादा है। तो मैंने दिल मजबूत करके उससे कहा, आखिर तुम अपनी माँ की बात क्यों नहीं मान लेते? इसमें बुराई ही क्या है? वो गुस्से से बोला, इसमें बुराई है। मैं तुम्हारे अलावा किसी और से शादी करने के बारे में सोच भी नहीं सकता। और ये बात मैं तुम्हें कई बार पहले भी बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगा। ये तुम्हारी अपनी जिंदगी है और अपना फैसला है। मेरी तो शायद मोहब्बत ही एक तरफा थी, तो मैं तुम्हें क्या कहूँ? ये कहकर वो एक हारे हुए दिल के साथ हमारे घर से निकल गया और मैं पत्थर की मूरत बनकर वहीं खड़ी रह गई। मेरी हालत ऐसी थी कि जैसे काटो तो खून नहीं, मेरा दिल दिमाग सब सुन्न पड़ गया था। उसके जाने के बाद मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई। तो माँ ने मुझे हिम्मत देते हुए कहा, ऐसे घर में शादी करके जाने का भला क्या फायदा जहां पर तुम्हारी कोई कदर ही नहीं हो। मैं तुम्हारी बुआ को बहुत अच्छे से जानती हूँ, वो अपनी मनमानी हर हाल में करके ही रहेंगी। इसीलिए बेहतर यही है कि तुम अभी से अपने दिल को मजबूत कर लो और भगवान ने चाहा तो तुम्हें भी कोई इज्जत देने वाला अच्छा घर मिल ही जाएगा। माँ मुझे जितना मजबूत करने की कोशिश कर रही थी, मैं उतना ही बिगड़ती जा रही थी। और फिर अचानक पूरे परिवार में एक धमाका हुआ। सबको पता चला कि समीर ने ढेर सारी नींद की गोलियां खा ली हैं और उसकी हालत बेहद नाजुक है। ये सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई थी। मुझे अपने सामने अब कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। गिरते पड़ते रोते हुए मैं और मम्मी हॉस्पिटल की तरफ भागे। वहां देखा कि बुआ की हालत भी बहुत बिगड़ी हुई थी। वो बार बार बेहोश होकर गिर रही थी। हमने बड़ी मुश्किल से उन्हें संभाला। 24 घंटे आईसीयू में एडमिट रहने के बाद समीर की हालत में थोड़ा बहुत सुधार हुआ था, लेकिन वो अभी भी खतरे से बाहर नहीं था। वो हल्की बेहोशी में था, लेकिन लगातार सिर्फ मेरा नहीं नाम ले रहा था। डॉक्टर ने मुझे आईसीयू में बुलवाया। बुआ से सब्र नहीं हुआ, वो भी मेरे साथ आ गई। जब उनकी नजर अपने बेटे पर पड़ी, जो पीली रंगत में आंखें बंद किए लेटा था और लगातार मेरा नाम पुकार रहा था, तो उन्होंने एकदम से समीर के पैरों को पकड़कर कहा, बेटा तुम जल्दी से बस ठीक हो जाओ, फिर मैं तुम्हारी शादी पल्लवी से ही करवा दूंगी। हालांकि उनके मुंह से ये बात बस निकलने की देर थी कि समीर ने एकदम से आंखें खोल दी। बुआ की जान में जान लौटी और फिर उन्होंने अपनी जुबान का मान रखते हुए अस्पताल से वापसी के अगले दिन ही मेरी और समीर की सगाई करवा दी। ये सगाई 2 साल तक चली। मम्मी जब भी शादी की बात करती तो बुआ कोई न कोई बहाना लेकर बैठ जाती। कुछ वक्त बाद माँ को ऐसा लगने लगा था कि जैसे बुआ ये शादी करवाना ही नहीं चाहती, बस ऐसे ही देर कर रही हैं। लेकिन जिस दिन समीर की नौकरी लगी, उसी दिन उसने अपनी माँ को समझा बुझाकर जिद करके हमारे घर भेजा था कि शादी की तारीख पक्की की जा सके। और फिर इस तरह से समीर की वजह से हमारी शादी मुमकिन हो पाई। मैं अपने दिल में हालांकि घर को लेकर कोई बहुत बड़े सपने लेकर नहीं आई थी। मैं जानती थी कि बुआ मुझे कोई खास पसंद नहीं करती, लेकिन मुझे ये नहीं पता था
कि वो दिल की इतनी सख्त होंगी कि अपने घर लाकर पहले दिन ही दुल्हन से इस तरह की बातें करेंगी। मेरा दिल उनकी बातों से बहुत परेशान हो गया था, लेकिन समीर को अपने पास देखकर मुझे लगा जैसे मैं बेकार की चीज़ों को लेकर परेशान हो रही हूँ। समीर ने मुझे जब लगातार गुमसुम देखा तो एकदम से बोला, तुमने लहंगा चेंज क्यों कर लिया? अभी तो लहंगे में मैंने तुम्हें जी भरकर देखा भी नहीं था। वो जिस अंदाज में बोला, मैं शर्मा गई। वो मेरे पास आया और मेरे बालों को सहलाने लगा। उसका एहसास मोहब्बत से भरा हुआ था। तुम बहुत थक गई हो, आराम कर लो, कल रिसेप्शन है, उसमें भी काफी भाग दौड़ होगी, कहीं बीमार ना हो जाओ। उसकी इतनी केयर पर मैं पिघल सी गई और उसके कंधे पर सर रख दिया। अगली सुबह का सूरज तेज था। अपनी शादीशुदा जिंदगी की नई सुबह पर मेरा दिल कुछ डरा हुआ और कुछ नई उम्मीदों से भरा हुआ था, क्योंकि जिसे मैंने चाहा था वो मेरे बगल में लेटा हुआ था। अचानक मेरी बुआ की बातें याद आईं तो पूरे शरीर में झुरझुरी सी दौड़ गई। मैं फ्रेश होकर बाथरूम से निकली ही थी कि अचानक हमारे कमरे का दरवाजा जोर जोर से बजने लगा। मैं बहुत बुरी तरह से घबरा गई थी। समीर की तरफ देखा तो वो अभी भी सो रहा था। कहीं उसकी नींद में खलल ना हो जाए, इसलिए मैं दौड़कर दरवाजे की तरफ गई। जैसे ही दरवाजा खोला तो सामने मेरी नंद खड़ी थी। उसने एकदम सपाट चेहरे के साथ मेरी तरफ देखा और फिर अजीब अंदाज में बोली, तुरंत नीचे आ जाओ, नाश्ता लगा हुआ है, फिर बार बार हमसे कुछ भी नहीं होगा। ये कहकर वो मेरे जवाब का इंतजार किए बिना ही चली गई। मैं उसके इस व्यवहार पर दुखी सी हो गई। सोचा था कि बुआ का व्यवहार किसी न किसी तरह बर्दाश्त कर लूंगी, लेकिन यहाँ तो हर कोई अपनी तरह से ही बिगड़ा हुआ नजर आ रहा था। दिल में एक हुक सी उठी थी कि यहाँ पर मैं भला किस किस को बर्दाश्त करूंगी। नीचे अकेले बुआ को फेस करना मुझे परेशान करने लगा, तो मैंने समीर को उठाया और फिर हम दोनों एक साथ डाइनिंग रूम में आए। वहां वो नाश्ते की टेबल पर बैठी हुई थी और उनकी नजरों में वही तेजी थी जो मैंने रात को महसूस की थी। कमाल है, तुम्हारी माँ तो सारे रस्म रिवाज भूल कर बैठी हुई हैं। पहले दिन का नाश्ता लड़की खुद बनाती है, पर तुम्हारी माँ ने तो लगता है तुम्हें कुछ सिखाया ही नहीं। यही तो अपने ही नजदीकी रिश्ते में लड़की देने का मजा है। जब दिल चाहा तो रीति रिवाज बदल दिए और जब दिल चाहा तो अपना लिए। मैं जिसे अभी पराठे की तरफ हाथ बढ़ाया ही था कि अचानक बुआ की बात सुनकर मेरा हाथ रुक गया और मैं शर्मिंदा सी हो गई। इस बात पर समीर एकदम से बोल पड़ा, क्या हो गया माँ? आपने नाश्ता बना लिया, वो कल से बना लेगी ना? और आप और वो क्या कुछ अलग हैं? एक ही तो बात है। एक बात नहीं है समीर, हर बात के बीच में तुम मत बोला करो। तुम्हारी तो अजीब सी आदत बनती जा रही है। कुछ रीति रिवाज सदियों से चलते आ रहे हैं, उन्हें छोड़ा तो नहीं जा सकता ना? इससे पहले कि वो कुछ और बोलती, मैंने धीरे से कहा, मैं बाकी के रस्म रिवाज के बारे में माँ से पूछ लूंगी और जो रस्में उन्हें निभानी है वो भी उन्हें बता दूंगी। क्यों, तुम्हारी माँ कोई छोटी बच्ची है क्या जो तुम उन्हें खुद बताओगी? उन्हें तो खुद इन सब बातों का ख्याल होना चाहिए। खैर, अब नाश्ता करो। मुझे तो पहले से ही पता था तुम दोनों माँ बेटी का, इसीलिए मैंने वक्त पर नाश्ता बना दिया। उनकी इस बात पर मैं शर्मिंदा सी हो गई। मेरा अब नाश्ता करने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। बुआ ने एक छोटी सी बात पकड़कर मुझे इतनी खरी खरी सुना दी थी कि मैं गले तक भरकर बैठ गई थी। समीर नाश्ता कर रहा था और साथ साथ मुझसे भी बातें कर रहा था, लेकिन जब उसने देखा कि मैं नाश्ता नहीं कर रही तो उसने एकदम से मेरे सामने पराठा और चाय रखी और फिर जैसे ही उसने थोड़ा सा पोहा मेरी प्लेट के सामने रखा तो एकदम बुआ गुस्से से बोली, ये क्या कर रहे हो समीर? तुमने तो गुलामगिरी का सिलसिला पहले दिन से ही शुरू कर दिया। हमारे यहाँ तो पत्नियां उठकर अपने पति को खुद नाश्ता परोस कर देती हैं और तुम अपनी पत्नी को ये सब दे रहे हो। यहाँ तो उल्टी ही गंगा बह रही है। अरे भाई, हद है। कम से कम इतना तो ख्याल रखो कि घर में जवान बहनें हैं, वो तुम्हारी ये हरकतें देखेंगी तो उन पर क्या असर पड़ेगा? कुछ शर्म, कुछ लिहाज होता है? कुछ नियम कायदे होते हैं खाने पीने के? अगर तुम्हें अपनी बीवी के यही चोचले उठाने हैं तो बेहतर होगा कि कमरा बंद करके जो मर्जी करो, कम से कम हमारी आंखों से तो ओझल होगा। समीर एकदम से घबरा गया और कनखियों से मेरी तरफ देखते हुए बोला, वो माँ, असल में पहला दिन है ना, और ये कुछ खा भी नहीं रही थी तो मैंने सोचा कि मैं खुद इसके सामने रख दूं। बुआ मुंह बनाकर बोली, तुमने तो हद ही कर दी है।
मैं चुपचाप बैठी सब देख रही थी, लेकिन मेरा दिल और दिमाग बिल्कुल सुन्न थे। मैंने सिर्फ एक चाय का कप पिया और जैसे ही वहां से उठने लगी, तभी बुआ बोली, कहाँ जा रही हो? मैंने कहा, वो मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। तो वो एकदम तीखे अंदाज में मेरी तरफ देखकर बोली, क्यों? इस वक्त कमरे में जाने का क्या तुक बनता है? नाश्ते के बर्तन पड़े हैं, उठाकर किचन में रखो और थोड़ा सा किचन साफ भी कर दो। मैं हैरत से बुआ की तरफ देख रही थी। मैं पहले दिन की दुल्हन थी, मेरी मेहंदी से अभी भी खुशबू आ रही थी और वो मुझे घर के कामों में लगा रही थी। मैंने समीर की तरफ देखा, लेकिन वो मजे से नाश्ते के साथ मोबाइल देख रहा था, जबकि मेरी नंद नाश्ता करने के बाद अपनी नेल पॉलिश लेकर बैठ हुई थी। मैंने गहरी सांस ली और फिर अपनी नंद और सास के झूठे बर्तन उठाकर किचन में रख दिए। समीर ने मुस्कुराते हुए अपनी माँ की तरफ देखकर कहा, माँ, कम से कम शादी के 1 हफ्ते तक इससे काम न करवाइए, उसके बाद तो इसे ही घर संभालना है। बुआ एकदम से उसे डांटते हुए बोली, देखो, मुझसे ये सब नौटंकी नहीं झेलनी। अब ये पहले दिन से ही घर संभाले। मैं तो बहुत थक चुकी हूँ और मेरी बेटियां भी सारी जिम्मेदारी उठाकर परेशान हो गई हैं। समझ गए तुम? फिर बुआ ने मेरी तरफ नफरत भरी नजर से देखा, जिससे मुझे अंदाजा हो गया था कि उनका ये व्यवहार सिर्फ एक दिन की बात नहीं है, बल्कि शायद अब पूरी जिंदगी मुझे इसी तरह से गुजारनी पड़ेगी। बुआ जो कभी मेरे लिए मोहब्बत और ख्याल रखने का जरिया रही थी, अब मेरे सामने एक सख्त सास बन चुकी थी। मेरी शादी के अगले ही दिन मेरी नंदें मेरे कमरे में आईं और एकदम से मेरे सूटकेस खोलकर बैठ गईं। मैं सोफे पर बैठी उन्हें चुपचाप देखती रही और मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि वे मेरे सूटकेस में क्यों हाथ मार रही हैं। मेरे सारे काम वाले कपड़े, जिन्हें माँ ने बहुत प्यार से खरीद कर मेरे बैग में रखा था, वे एक एक करके निकाल रही थी और अपनी बेटियों को देते हुए बोली, जाकर अपनी अलमारी में रख दो। मैं परेशानी से उठकर खड़ी हो गई। नंदों ने मजे से मेरे सारे कपड़े ले लिए। फिर वे मेरे मेकअप के सामान की तरफ बढ़ी, उसमें से अपनी मनपसंद की चीजें उठाईं और चलती बनी। मैं हक्का बक्का खड़ी उन्हें देखती रही, लेकिन उन्हें मना करने की हिम्मत मुझ में नहीं थी। मेरे सारे सिले सिलाए कपड़े वे लेकर जा चुकी थी और मैं परेशान थी कि अब मैं क्या पहनूंगी। तभी मेरी नंद आई और उसने अपने इस्तेमाल किए हुए कपड़े मेरे बेड पर रख दिए और बोली, ये मम्मी ने दिए हैं, आप इन्हें अपनी अलमारी में रख लो। मुझे उसकी बात पर बहुत हैरत हुई। ये तो तुम लोगों के कपड़े हैं, मैं क्यों पहनूं? तो वो एकदम से तड़प कर बोली, ये जाकर अपनी माँ से ही पूछो। मुझे जितना उन्होंने कहा है मैं उतना ही बताने आई हूँ। और वो तुरंत कमरे से बाहर चली गई। ये पुराने इस्तेमाल किए गए कपड़े देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए और मैं रोने लगी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे वे नए कपड़े, जो मेरी विधवा माँ ने अपना पेट काट काट कर मेरे लिए तैयार किए थे, अब मेरी नंदों के कब्जे में थे। जिंदगी भर माँ ने खुद अच्छे कपड़े नहीं पहने थे। उसने सोचा था कि चलो बेटी की शादी में कुछ अच्छे कपड़े तो होने चाहिए। अब वे कपड़े नहीं थे और मैं अपने आंसू नहीं रोक पा रही थी। समीर घर पर नहीं था और अगर होता भी तो शायद वो अपनी माँ और बहनों को कुछ नहीं कहता। 1 हफ्ते बाद समीर मुझे हनीमून पर ले गया तो दिल का कुछ दुख कम हुआ था। उसने मुझे बेपनाह प्यार और खुशियां दी, जिसके लिए मैं उसकी शुक्रगुजार हूँ। वो मुझे खुश रखने की हर मुमकिन कोशिश करता था, लेकिन मेरे दिल पर बुआ का व्यवहार एक बोझ की तरह बढ़ता जा रहा था। हम बहुत खूबसूरत जगहों पर गए, समंदर की लहरों के साथ खेलते रहे, लेकिन मेरा मन कहीं और था। मैं एक ऐसी जंग लड़ रही थी जिसका समीर को एहसास तक नहीं था। जब हम घर लौटे तो एक नया दौर शुरू हुआ। बुआ की नजरें हर वक्त मुझ पर थीं। सब्जी अच्छी नहीं बनी है, घर की सफाई में ध्यान नहीं है, तुम्हारी माँ ने कोई तौर तरीका नहीं सिखाया। उसकी बातें मेरे दिल को छलनी कर देती, लेकिन मैं चुप रहती। मेरे मन में बस एक ही सवाल था, क्या हर लड़की को शादी के बाद ये सब झेलना पड़ता है? क्या हर लड़की अपनी शादी की रात से ही परेशानियों में डाल दी जाती है? जब भी मैं समीर को ये सब बताने की कोशिश करती, वो कहता, माँ का दिल नरम है, वो बस अभी तुम्हें परख रही हैं, वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। लेकिन मेरा दिल ये मानने को तैयार नहीं था। मैं जान चुकी थी कि समीर अपनी माँ की किसी भी बात के खिलाफ कुछ नहीं बोलेगा। वो जो भी उसकी माँ और बहनें कहती थीं, उसे ही मान लेता था। और मुझे भी आदत नहीं थी कि मैं बुआ या अपनी नंदों की छोटी छोटी शिकायतें समीर से करूं। लेकिन एक दिन मेरी माँ मुझसे मिलने आई तो मैं रो पड़ी। उस दिन मेरा दिल बहुत दुखी था।
शादी को 6 महीने हो चुके थे और पहली बार माँ मेरे पास आई थी। उन्हें देखकर मैं खुद पर नियंत्रण नहीं रख पाई और रोने लगी। फिर धीरे-धीरे मैंने उन्हें 6 महीने के भीतर बुआ के सख्त और बुरे व्यवहार के बारे में बताया, तो उन्होंने मुझे प्यार से समझाते हुए कहा, "पल्लवी, सब्र करो, सब्र का फल मीठा होता है। तुम्हारे साथ तुम्हारा पति तो अच्छा है ना? तो बस यही बात काफ़ी है। बाकी किसी की बात को अपने दिल पर मत लगाओ।" ये सुनकर मैं चुप रह गई। अब भला मैं माँ को क्या बताती कि समीर शादी से पहले जितने भी मोहब्बत के दावे करता था, अब वो सब खोखले लगते थे। वो अब सिर्फ अपनी माँ और बहनों की ही हाँ में हाँ मिलाता था। हमारी लव मैरिज थी, लेकिन हालात तो अरेंज मैरिज से भी बदतर हो चुके थे, और वो भी सिर्फ 6 महीनों में। अगर समीर मुझे सपोर्ट करता तो शायद मेरी तकलीफ इतनी ना बढ़ती, लेकिन माँ तो सब्र करने का ही पाठ पढ़ाकर गई थी, और मुझे भी पता था कि वो बुआ से शिकायत नहीं करेगी और ना ही समीर से मेरी कोई बात कहेगी। इसलिए मैंने मुंह बंद कर लिया और उसी दिन से सब बर्दाश्त करने लगी। फिर बर्दाश्त करते करते मेरी शादी को 3 साल हो गए। इस दौरान मेरी नंदों की भी शादी हो गई थी। मैं जब एक बेटी की माँ बनी तो वो लम्हा मेरी जिंदगी का सबसे खुशहाल लम्हा था। एक नन्ही सी जान मेरे वजूद का हिस्सा थी। जब वो मेरी बाहों में आई तो मैंने महसूस किया जैसे मैंने दुनिया की सबसे बड़ी खुशी हासिल कर ली हो। मैंने उसका नाम प्रिया रखा था और वो मेरी जिंदगी की खुशियां बन गई थी। लेकिन इस खुशी के साथ ही जिंदगी ने मुझे इतने कठिन इम्तिहानों में डाल दिया, क्योंकि जैसे ही बेटी पैदा हुई, बुआ ने मेरी जिंदगी को और भी ज्यादा मुश्किल बना दिया था। उन्हें बेटी की पैदाइश से बहुत ज्यादा मायूसी हुई। वो हर वक्त मुझे बेटा पैदा करने को लेकर ताने देने लगी। उनका व्यवहार मेरे साथ इतना कठोर हो चुका था कि उन्हें अपनी पोती की कोई परवाह ही नहीं थी, बल्कि वो हर वक्त पोते की कमी का एहसास मुझे दिलाने में लगी। मैं अक्सर सोचती कि आखिर इसमें मेरा क्या दोष है। बच्चे का जेंडर मेरे बस में तो नहीं था, लेकिन बुआ को ये बात कौन समझाता। दूसरी तरफ समीर भी मेरी मुश्किलों को समझने की बजाय मुझे और ज्यादा नजरअंदाज करने लगा। वो अब वैसा नहीं रहा था जैसा शादी की शुरुआत में था। उसके दिल में मेरे लिए मोहब्बत का कोई एहसास बाकी नहीं रहा था। बेटी की पैदाइश के बाद वो मुझसे बेरुखी बरतने लगा। मैंने कई बार उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन वो मुझे नजरअंदाज करता रहा। मैंने उसके मोबाइल पर किसी और लड़की के साथ मोहब्बत भरी चैट भी पढ़ ली थी, और उसकी बेरुखी की वजह अब मुझे समझ में आ गई थी। जब मैंने उसे समझाना चाहा तो वो उल्टा मुझ पर ही बिगड़ने लगा, और मेरी मोहब्बत का अंजाम मेरी उम्मीदों के बिल्कुल उलट हो गया। मैंने सोचा कि शायद वक्त के साथ हालात बेहतर हो जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। मेरा दिल हर चीज से उखड़ चुका था। मैं अपनी बेटी के साथ वक्त गुजारने की कोशिश करती, लेकिन समीर की बेरुखी और बुआ की कठोरता ने मेरी हर खुशी को गम में बदल दिया था। मैंने हर मुमकिन कोशिश की कि समीर का दिल एक बार फिर से जीत सकूं, लेकिन वो अब किसी और के बारे में सोचने लगा था। उसके दिल में ना तो मेरे लिए प्यार बचा था और ना इज्जत। अब तो हम एक ही कमरे में भी नहीं सोते थे। जब मैंने इस बात की शिकायत की तो वो कहने लगा कि बच्ची के रोने की वजह से मैं ठीक से सो नहीं पाता हूँ, इसीलिए मैंने अपना कमरा अलग कर लिया है। लेकिन मुझे पता था कि वो झूठ बोल रहा है, क्योंकि मेरी बेटी तो इतनी प्यारी थी कि वो तो रात भर आराम से सोती रहती थी। बल्कि समीर को मैंने खुद पूरी पूरी रात जाग कर न जाने किससे कॉल पर बातें करते सुना था। शायद वही लड़की थी जिसकी चैट मैंने पढ़ी थी। फिर एक दिन मेरी जिंदगी पर एक और कयामत टूटी। समीर ने मुझे बताया कि उसने दूसरी शादी कर ली है। ये खबर मेरे लिए इतनी तकलीफ दे थी कि मैं कुछ देर तक सुन ही नहीं पाई। मैंने बुआ से मदद की उम्मीद की, लेकिन उन्होंने भी अपनी नई बहू को खुशी खुशी अपना लिया। समीर ने मेरे मुंह पर तलाक के पेपर मारे। मैं रोती हुई वापस अपनी माँ के पास चली आई थी। मेरी माँ ने मुझे तसल्ली दी और कहा कि सब ठीक हो जाएगा, ये वक्त भी गुजर जाएगा। उन्होंने मुझे समझाया कि इन हालात का मुकाबला करो और हिम्मत मत हारो। लेकिन मैं जानती थी कि अब मेरी कोई अहमियत नहीं रही समीर और बुआ की नजरों में। अब तो सिर्फ नई बहू और उससे होने वाला बच्चा ही जरूरी था। जब मेरी सौतन ने घर में कदम रखा था तो मेरी हालत बहुत खराब हो गई थी। पहले तो समीर ने मुझे तलाक नहीं दिया, क्योंकि उसे फ्री की नौकरानी चाहिए थी। मेरी सौतन भी मेरे साथ नौकरों के जैसा ही व्यवहार करती थी।
वो हर वक्त मुझ पर हुक्म चलाती, मेरी मौजूदगी उसे बर्दाश्त नहीं थी। मैंने कई बार समीर से शिकायत की कि वो अपनी नई पत्नी को रोके, लेकिन वो उल्टा मेरा ही मजाक उड़ाने लगा। और फिर एक दिन मैं अपनी सौतन से लड़ पड़ी। मैंने कहा, जितना ये घर तुम्हारा है उतना ही मेरा भी, प्लीज अब खुद भी सुकून से रहो और मुझे भी रहने दो। लेकिन उसने 2-4 बातें लगाकर समीर को बता दी, तो समीर ने मुझे तलाक दे दिया और कहा, ये घर अब तुम्हारा नहीं है, यहाँ से निकल जाओ, क्योंकि तुमने मुझे दिया ही क्या है, सिर्फ एक लड़की, जबकि मेरी नई पत्नी तो मेरे बेटे की माँ बनेगी। इसीलिए मुझे अब तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। बेहतर है कि तुम हमारी जिंदगी से दूर चली जाओ। मेरे पास अब कोई रास्ता नहीं बचा था। मैं अपनी बेटी को लेकर अपनी माँ के घर चली आई। माँ ने मुझे हिम्मत दी। मैंने भी फैसला कर लिया था कि अब मैं हिम्मत नहीं हारूंगी और जीवन में एक अच्छा मुकाम हासिल करूंगी। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैंने भगवान से प्रार्थना की कि वो मेरा साथ दे। मैं ठीक ठाक पढ़ी लिखी थी, लेकिन इतनी पढ़ाई में एक अच्छी नौकरी मिलना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। और फिर मुझे अपनी बेटी की देखभाल भी करनी थी। इसीलिए मैंने घर पर रहकर ही सिलाई का काम शुरू किया। शुरुआत में मैंने आसपास के लोगों के कपड़े सिले, लेकिन फिर मैंने ध्यान दिया कि आजकल सोशल मीडिया का जमाना है और लोगों को अलग अलग तरह की डिजाइनों वाले कपड़े बहुत पसंद आते हैं और वे उनके मुंह मांगे दाम देने को भी तैयार रहते हैं। मुझ में ये हुनर था कि मैं जो भी कपड़ा देख लेती थी उसे बिल्कुल वैसा ही सिलकर तैयार कर देती थी। इसीलिए धीरे धीरे मैंने अच्छे कपड़ों की डिजाइन्स निकाली और बेहतरीन ड्रेसेस को कम दाम में सिलकर तैयार करना शुरू किया। शुरुआत में लोगों ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब मैंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर उन कपड़ों की तस्वीरें डाली तो उनकी डिमांड धीरे धीरे बढ़ने लगी। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि मैं उन कपड़ों को दूसरे शहर तक कैसे पहुंचाऊं। लेकिन फिर मैंने कुछ लोगों से जानकारी इकट्ठा की और धीरे धीरे मेरा छोटा सा घर में चलने वाला सिलाई सेंटर एक बुटीक की दुकान में 1 साल के अंदर बदल गया। मैंने वहां 2 और लड़कियों को काम पर रखा। कपड़ों की डिजाइन्स मैं तैयार करती थी, उनकी कटिंग करना और किस तरह का काम होगा ये सब मैं देखती और सिलाई का काम वे दोनों लड़कियां संभालती थीं। 3 साल बीते तो मेरा बिजनेस काफी अच्छा चलने लगा था। मैं ना सिर्फ ऑनलाइन कपड़ों की डिलीवरी करती थी, बल्कि मेरे बुटीक पर आकर भी बहुत सारे लोग मेरी बनाई हुई ड्रेसेस अच्छे दामों में खरीदते थे। मैंने अपनी बेटी को शहर के सबसे अच्छे स्कूल में पढ़ाना शुरू कर दिया था और इधर माँ भी मेरी तरक्की देखकर बहुत खुश थी। जब मेरे पास ठीक ठाक पैसे आने लगे तो मैंने वो मोहल्ला छोड़ दिया और हम एक अच्छी सोसाइटी में आकर रहने लगे। एक बार जो मैंने मेहनत करना शुरू किया तो फिर दोबारा पीछे मुड़कर नहीं देखा। मेरा वो छोटा सा बुटीक और 2 लोगों का स्टाफ 8 साल के बाद एक फैक्ट्री में बदल चुका था, जहां आज सैकड़ों लोग मेरे अधीन काम कर रहे थे। मैं अब शहर में एक सफल बिजनेस वुमन के नाम से जानी जाती थी। अब कोई भी पुराना जान पहचान वाला अगर मुझे मिल जाता तो वो मुझे देखकर पहचान ही नहीं पाता कि मैं वही पल्लवी हूँ, क्योंकि अब मेरा रुतबा और पर्सनैलिटी पूरी तरह से बदल चुकी थी। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन बस कभी कभी जब मेरी बेटी अपने पिता के बारे में मुझसे पूछती थी तो मुझे बहुत दुख होता था। मुझे समझ ही नहीं आता था कि मैं उसे क्या जवाब दूं और एक मासूम बच्ची के लिए पिता की कमी कैसे पूरी करूं। एक दिन जब मैं रोज की तरह ऑफिस पहुंची तो मेरे मैनेजर ने मुझे बताया कि 2 लोग मुझसे मिलने आए हैं। थोड़ी देर बाद जब मैं रिसेप्शन एरिया में पहुंची तो ये देखकर हैरान रह गई कि मेरे सामने बुआ और समीर खड़े थे, लेकिन उनकी हालत देखकर साफ पता चल रहा था कि वे बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। उन्होंने मुझे जैसे ही देखा, दोनों ने नमस्ते किया। ये देखकर मुझे बहुत अजीब लगा। एक वो दिन था जब इन्हीं दोनों ने मुझे धक्के देकर मेरे घर से निकाल दिया था और आज ये लोग मुझे इज्जत दे रहे थे। पहले तो मैंने सोचा कि मुंह फेर कर चली जाऊं, लेकिन फिर कुछ सोचकर मैं वहीं बैठ गई और पूछा, आप आज मेरे पास क्यों आए हैं? मेरा इतना कहना था कि बुआ फूट फूट कर रोने लगी और अपने पुराने कर्मों की माफी मांगने लगी। समीर भी हाथ जोड़कर कहने लगा, मुझे माफ कर दो पल्लवी, मैंने तुम्हारे साथ जो सुलूक किया उसकी सजा मुझे मिल चुकी है। मैंने तुम्हें और अपनी बेटी को ठुकरा कर अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती की है। वे दोनों मेरे सामने हाथ जोड़कर रोने लगे। समीर ने बताया कि उसने
जिस लड़की से शादी की थी, उसके सपने बहुत ऊंचे-ऊंचे थे। उसके महंगे खर्चों को पूरा करते-करते समीर की हालत खराब हो गई थी। धीरे-धीरे जैसे-जैसे साल बीतते गए और जब उस घर में बच्चा पैदा नहीं हुआ, तो बुआ ने उस लड़की पर दबाव डाला। तब उसने खुद ही सच्चाई बता दी कि वो तो बांझ है। ये सुनते ही समीर और बुआ के पैरों तले से जमीन खिसक गई थी। समीर ने उससे कहा कि वो उसे तलाक दे देगा, लेकिन उस लड़की ने समीर को धमकी दी कि अगर तुमने मुझे तलाक दिया तो मैं तुम पर महिला उत्पीड़न का केस कर दूंगी और जेल भिजवा दूंगी। साथ ही कोर्ट से हर महीने का खर्चा भी कानूनी तौर पर तय करवा लूंगी। अब तुम सोच लो, तुम क्या फैसला लोगे? ये सुनने के बाद बुआ और समीर के तो होश ही उड़ गए थे। अब उनके पास उस लड़की को चुपचाप सहने के अलावा कोई चारा नहीं था। उस लड़की ने बुआ को अपनी उंगलियों पर नचाना शुरू कर दिया था और पूरी तरह से नौकरानी बना दिया था। बुआ फूट फूट कर कहने लगी, उसने मेरी हालत ये कर दी थी कि जीना ही मुश्किल हो गया था। वो हमारे गले की फांस बन चुकी थी। कहाँ तो मैं पोते का सपना देखा करती थी और कहाँ मेरे बेटे का वंश ही उजड़ गया। जब हमारे साथ ये सब हुआ, तब हमें इस बात का एहसास हुआ कि हमने तुम्हारे साथ जो जुल्म किया, ये सब उसी की सजा है जो भगवान हमें दे रहा है। मैंने कहा, तो आप लोग अब मुझसे क्या चाहते हैं? समीर ने कहा, मेरी नौकरी भी चली गई है। मैं पिछले कई महीनों से घर पर खाली बैठा हूँ। इसीलिए मेरी पत्नी खुद ही मुझे तलाक देकर किसी दूसरे अमीर आदमी के साथ चली गई। अब हमारे घर में रोटी के लाले पड़े हैं। मुझे जब तुम्हारी कामयाबी के बारे में पता चला, तो मुझे उम्मीद हुई कि इस मुश्किल घड़ी में तुम मेरा साथ जरूर दोगी। मैं तुमसे यहाँ काम मांगने आया हूँ। अगर तुम मुझे माफ कर दो, तो तुम्हारी बहुत बड़ी मेहरबानी होगी। सच कहूँ तो उन दोनों लोगों की ऐसी हालत देखकर मुझे बहुत सुकून मिल रहा था, क्योंकि जिस वक्त उन्होंने मुझे और मेरी बेटी को बेइज्जत करके निकाला था, मैं उनके आगे बहुत रोई गिड़गिड़ाई थी। लेकिन ये इतने निर्दयी लोग थे कि इन पर कोई भी असर नहीं हुआ था। पर फिर भी मैंने उन्हें माफ करते हुए समीर को अपनी फैक्ट्री में नौकरी दे दी। कुछ महीनों तक तो सब कुछ ठीक चला। समीर अपना काम पूरी ईमानदारी से करता था और मैं उससे सिर्फ काम के सिलसिले में ही बात करती थी। इसके अलावा मुझे उससे कोई मतलब नहीं था। लेकिन एक दिन जब मेरी बेटी फैक्ट्री में मुझसे मिलने आई और समीर ने उसे देखा, तो वो उसे जाकर बहुत प्यार करने लगा और गले से लगा लिया। उस दिन तो मैंने जैसे तैसे इस बात को संभाल लिया और अपनी बेटी को उससे अलग किया। लेकिन कुछ दिनों बाद ही समीर और बुआ मेरे बंगले पर आए और उन्होंने कहा कि समीर मुझसे दोबारा शादी करना चाहता है और मेरी बेटी को अपना प्यार देना चाहता है। ये सुनकर तो मेरे तो होश ही उड़ गए थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या फैसला करूं, क्योंकि ये तो सच था कि मैं अपनी बेटी के लिए एक पिता की कमी हर वक्त महसूस करती थी। उनकी पूरी बात सुनने के बाद माँ ने मुझे यही समझाया कि जो हुआ है उसे भूल जाओ और एक नई शुरुआत करो, क्योंकि अगर तुम अपनी बेटी के लिए किसी दूसरे आदमी को पिता बनाकर लाओगी, तो ये जरूरी नहीं कि वो तुम्हारी बेटी को दिल से अपनाए। माँ की बातें मेरे दिल में उतर गई थी। मैंने पूरी रात बैठकर खूब सोचा। अगले दिन अपना फैसला सुनाने के लिए समीर और बुआ घर आए। उन्हें पूरी उम्मीद थी कि मैं हाँ बोल दूंगी, लेकिन मैंने साफ इनकार कर दिया। ये सुनकर सभी लोग दंग रह गए। माँ ने मुझसे कहा, तुमने ऐसा फैसला क्यों लिया? मैंने कहा, माँ, आपकी ये बात बिल्कुल ठीक है कि कोई गैर मर्द मेरी बेटी को सगे बाप जितना प्यार नहीं दे पाएगा, लेकिन आप शायद इस हकीकत को भूल गई हैं कि मेरी बच्ची के सगे बाप ने ही सबसे पहले उसे ठुकराया था। अगर उसे मेरी बेटी से वाकई में प्यार होता, तो कभी भी उसे यूं दर दर की ठोकरें खाने के लिए इतने सालों तक अनाथ की तरह नहीं छोड़ता। लेकिन आज जब इसका खुद का वंश आगे नहीं बढ़ रहा और इसकी हालत खराब हो गई है, तब इसे अपनी गलती का एहसास हो रहा है और अपनी पत्नी और बेटी याद आ रही है। इतने सालों तक ये कहाँ था? जब मैं अपनी बेटी की दुहाई देकर इससे रहम की भीख मांग रही थी, तब तो इसे बेटा और बुआ जी को पोता याद आ रहा था। इसलिए मैं इन्हें माफ तो कर सकती हूँ, लेकिन दूसरा मौका कभी नहीं दूंगी। मैं वही गलती फिर से कभी नहीं दोहराऊंगी, क्योंकि जो आदमी पत्नी के होते हुए भी किसी दूसरी औरत के चक्कर में एक बार पड़ सकता है, वो बार बार ऐसा कर सकता है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। और मैं आज जिस मुकाम पर खड़ी हूँ, मुझे ऐसे आदमी की जरूरत भी नहीं है। इस आदमी का साया मेरी बेटी पर पड़े,
इससे बेहतर है कि वो जिंदगी भर उसके बिना ही बड़ी हो। मैंने अपना फैसला सुना दिया था और उन दोनों लोगों से वहां से जाने को कह दिया। समीर मुझे समझाने की कोशिश करता रहा, लेकिन मैंने साफ मना कर दिया कि अब यहाँ के लिए तुम्हारे रास्ते बंद हो चुके हैं। जब मैं वापस अपने कमरे में आई तो देखा कि मेरी बेटी ने सब कुछ सुन लिया था। वो अब इतनी बड़ी हो गई थी कि कुछ बातें समझने लगी थी। उसने तुरंत मुझे गले लगाकर कहा, माँ, मैं सिर्फ आपकी बेटी हूँ, मुझे सिर्फ आप चाहिए और कोई नहीं। ये सुनते ही मेरी आंखों में आंसू आ गए और मुझे अपनी बेटी पर बहुत फक्र होने लगा। दोस्तों, जो इंसान आपकी हैसियत और रुतबे के मुताबिक आपकी कदर करे, ऐसा इंसान आपकी जिंदगी में रहने के लायक नहीं होता। और एक बार बेवफाई करने वाले साथी पर कभी दोबारा भरोसा नहीं किया जा सकता। लेकिन फिर भी मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या मैंने जो फैसला किया है वो सही था या गलत? तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।